जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कट ऑफ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जिन बच्चों ने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया हुआ था इस साल और आंसर की मैच कर चुके हैं, टैली कर चुके हैं, अपने मार्क्स उन्होंने देख लिया है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से उन्होंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना जा सकता है या इतना जाएगा, वो सब देख के बैठे हुए हैं। तो मैं आपको कुछ नया बताऊंगा ताकि आप क्रोनोलॉजी को समझते हुए ये जो टाइम गैप बच रहा है इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। ये बात भी आपको कोई मेडिकल स्टूडेंट या कोई डॉक्टर ही बता सकता है, कोई अदर यूट्यूबर या कोई अन्य जो पर्सन है इन सब चीज़ों को आपको डिस्कस नहीं कर सकता। मतलब जिसने खुद किया हुआ है वही इस चीज़ की महत्व को समझ सकता है। वीडियो सब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप पूरे वीडियो को देखिए, आपके काम का है। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा क्रोनोलॉजी समझते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हिंदी माध्यम के छात्र जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखिए। चलिए, तो क्रोनोलॉजी ये है कि 5 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ है। अभी एनटीए का ऑफिशियल जो आंसर की है वो आएगा, देन ओएमआर की कॉपी आएगी और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लिए जो डेट डिक्लेयर किया गया है लगभग 14 जून है। हो सकता है कि इससे पहले आ जाए या इसके आगे पीछे जो भी है रिजल्ट जो है इसके। अब रिजल्ट आने के कम से कम 10 से 15 दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, समटाइम ये 1 महीने का भी समय लग जाता है। तो काउंसलिंग भी आपका जो होता है राउंड 1, राउंड 2, 3, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, एंड ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दोनों टाइप की काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगा। मतलब ये कह सकते हो कि अभी इसमें आपका 1 मंथ का गैप है, 1 महीने का गैप है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों में 2 से 3 महीने आपको लगने वाले हैं। तो अब जिन बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देख के ये श्योर कर लिया है कि उनका जो है मार्क्स कट ऑफ के ऊपर है, मतलब वो सेफ साइड में है और इस साल उनको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, प्लस वो बच्चे जो आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहते, ठीक है, मतलब जिनका श्योर है कि इस साल 2024 इस सेशन में कुछ ना कुछ ज्वाइन करना है, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, वेटनरी हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मेसी हो, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ ज्वाइन करना है। तो ये जो 2-3 महीने का जो समय है इसको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा। बेसिकली मैं आपसे इसलिए इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था मेडिकल कॉलेजेस में वो अब बंद हो चुका है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको आम जनता रैगिंग के नाम से जानती थी, अब लगभग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर बन रहे हैं उनका पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी आपको अलग से क्लासेस लगानी पड़ सकती है। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में गए थे पढ़ने के लिए 2007 पंडित जैन मेडिकल कॉलेज, मैं उस बैच से बिलोंग करता हूँ, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था वहाँ पे। तो उस टाइम के बच्चों का थोड़ा सा अलग रहता था, लेकिन अब ये क्योंकि बंद है आपको खुद से करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 2 से ढाई महीने हैं, है ना, जिसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिए ताकि मेडिकल कॉलेज में जब आप जाएँ तो वहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं, उसमें भी आप परफॉर्म कर सकें, अच्छा कर सकें। मैं यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो भी बच्चे हैं इन बिटवीन दैट अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करने के लिए लगते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट है या किसी सर्टिफिकेट में आपके कोई एरर रहा है, त्रुटि रही है, उसको सुधरवा लीजिए, करेक्शन करवा लीजिए, है ना। ये 2 काम आप बिल्कुल पहले से रेडी रखिए, है ना। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिर दौड़ भाग करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, अभी आपके पास समय है। इसके अलावा आपकी कोई भी हॉबी होगी, कुछ भी है, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, गाना पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो उसको भी ना आप बहुत अच्छा कर लीजिए। जब आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और वो भी कोई बहुत अच्छे स्तर का नहीं, एवरेज स्तर का। इसके अलावा मुझे ना तो पेंटिंग आता था, ना स्पोर्ट्स में था, ना म्यूज़िक और डांसिंग वांसिंग, ये सारी चीज़ों में बेसिकली नहीं था। हालांकि पार्टिसिपेट कभी कभार कर लिया करता था, बट कुछ जीतने के संभावना कम थे। सबसे ख़राब हैंड राइटिंग थी मेरी, तो उसका अवार्ड मुझे मिल जाता, है ना। एनीवे,
इसके अलावा आपको क्या करना है कि अब देखिए, आपने अभी नीट के प्रिपरेशन के दौरान फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, ठीक है। अब आगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, बहुत बेसिक चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मेडिकल कॉलेज में, बहुत ही बेसिक चीज़ें, वो ऑलमोस्ट हर नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट को पता ही रहता है। बट बायोलॉजी का भी पूरा 100% अब वहाँ काम नहीं आएगा, तो उसमें से कुछ टॉपिक, कुछ कंटेंट जो आपके बेसिक्स बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ आप ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे। तो आप पूरी बायोलॉजी पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब इकोलॉजी को पढ़ लें, या सब नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप टाइम को सदुपयोग कर सकें, सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि 2-3 महीने का एक लंबा गैप होता है। पढ़ने की हैबिट को मत छोड़िए बेटा, आगे भी ये काम आने वाला है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितना आपने नीट में पढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा आपको जाके मेडिकल कॉलेज में स्टडी करना पड़ेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं, जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम के दौरान या नीट प्रिपरेशन के दौरान हिंदी मीडियम से पेपर दिया था, अपनी 11th-12th तक की स्टडी हिंदी माध्यम से किया हुआ था। तो अब क्योंकि जब आप MBBS करने जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही करनी होंगी, है ना। भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, व्हाटएवर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंग्लिश में करनी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए आप इंग्लिश में PhD करने बैठ जाएँ, उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ 12th तक, और उसके बाद पढ़ाई मैंने रायपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। तो वहाँ पे मैंने बुक्स हैं, जितनी भी प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही रहती हैं। हिंदी में हमारे टाइम पे मेडिकल की कोई बुक अवेलेबल नहीं थी। वर्तमान में कुछ सब्जेक्ट में, कुछ स्टेट्स में हिंदी में भी बुक्स मेडिकल की अवेलेबल कराई जाती हैं या वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो चलो ठीक है वहाँ तक तो, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम एडवांस लेवल का इंग्लिश, है ना, आपको स्टेट चेंज करना है या अलग जाके करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस लेवल की इंग्लिश की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उन सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन 2-3 महीनों में। और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स मैं बता दे रहा हूँ, और यहाँ पे NCERT पढ़ना ही रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप नीट क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, तो आप कोई दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले जो चैप्टर्स होते हैं, अब यहाँ पे ये मत देखिएगा कि कौन सा सिलेबस में था, कौन सा सिलेबस में नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम इस साल सिलेबस में नहीं रहा है, लेकिन अब आप पढ़ लीजिए, उसके टर्मिनोलॉजी को पढ़ लीजिए, पूरे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिए। इंग्लिश में पढ़िएगा बेटा। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, मैं उनके लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक को आप बोल के, तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगा, और जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो एक अलग लेवल पे रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, जब वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे मेडिकल कॉलेज में, तो आपको आंसर तो पता होगा, लेकिन इस लैंग्वेज के जो हेजिटेशन है, इस कारण से आप वहाँ पे आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं अगर ये हिंदी में बोलूँगा तो बाकी क्या सोचेंगे, हालांकि उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप डेफिनेटली टेस्टिस को विसर्ड कहने में थोड़ा हेजिटेट करोगे, है ना, लीवर को यकृत कहने में थोड़ा हेजिटेट करोगे। यहाँ पे नीट प्रिपरेशन में सारी चीज़ें चल जाती हैं, बट मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा आपको अपने आप को उसके अनुसार एडॉप्ट करना होगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, अच्छी बुक से पढ़िए, NCERT से भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़िए, है ना। बायोमॉलिक्यूल को पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत सेल साइकिल डिवीजन इसकी ज़रूरत पड़ती पढ़ लीजिए, क्रोमोसोम्स, इन सब के बारे में। जेनेटिक्स भी काम आता है। जो रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है वो पढ़ लीजिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर, याद करिए, पढ़ाते समय मैंने आप लोग को बताया था, ये ऐसा चैप्टर है बेटा, है ना, नीट के बाद मेडिकल कॉलेज में आपको हर ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मिल जाएंगे। तो इन सबको आप इंग्लिश में कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, और बोल के पढ़िए समय निकाल के, और बाकी बायोलॉजी अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप करते हैं तो जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। और अब वहाँ जाने के बाद सारे बच्चे बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे कोई, है ना, जनरल, ST, SC, OBC ऐसा कुछ नहीं रहता है, सारे एक जैसे ही रहते हैं। प्लस ये जो नीट में आपके मार्क्स हैं, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के लिए होते हैं, वहाँ जाने के बाद सब बराबर हो जाते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 400 मार्क्स लेकर मेडिकल कॉलेज रायपुर में पढ़ रहे हो या आप 620 मार्क्स लेकर मेडिकल कॉलेज रायपुर में पढ़ रहे हो, वहाँ जाने के बाद सब बराबर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कर लिया इन बिटवीन दैट, ये जो 2-2.5 महीने का जो समय है, तो मैंने ये गलती की थी, मतलब मैं करके नहीं गया था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझसे ये गलती हुई थी। तो जब मैं तो डायरेक्ट चला गया था, हम लोग का जब रिज़ल्ट आया था जून में और कॉलेज स्टार्ट हुआ था अगस्त फर्स्ट वीक में, तो ये जून से अगस्त के बीच का टाइम मैंने ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही सोते रहा, घूमते रहा और बहुत सारी चीज़ें। तो आप ऐसा मत करिए,
घूमना फिरना भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को भी कर लेंगे आप तो आपको बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे भी हमने चैनल बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई डाउट या कन्फ्यूजन है नीचे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि समय रहते ही आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। जय श्री राम।